आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 विज्ञान और इसमें अध्याय 3 रहेगा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक ये लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर रह गए थे, तो इस वीडियो में हम वही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको क्वेश्चन समझ आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाइए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो स्वयं पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। संश्लेषित रेशे और इसके प्लास्टिक। तो इससे पहले मैं दूसरी वीडियो में लेसन को एनसीईआरटी की बुक में समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा वो इसी चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशों को हम संश्लेषित क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है आपके पास उत्तर, वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो ये रेशे 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, रेयान, नाइलॉन। तो संश्लेषित रेशे वो होते हैं जो पेड़ पौधों से नहीं मिलते, जिनको कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। उन्हें हम संश्लेषित रेशे भी कहते हैं, मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। ठीक है, और ये रेशे हो सकते हैं पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, रेयान है, नाइलॉन है, पॉलीथीन है। तो ये सभी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा देखो, ये है सही उत्तर की पहचान कीजिए। सही उत्तर की पहचान करनी है हमने। तो किस उत्तर की पहचान करनी है? रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि अब संश्लेषित रेशा वो होगा जिसको बनाने में पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रेयान जो है पेड़ पौधों से प्राप्त काष्ठ लुगदी होती है, उससे बनाया जाता है। तो इसलिए रेयान को हम संश्लेषित नहीं कहेंगे, क्योंकि काष्ठ लुगदी से बनता है ये, और काष्ठ लुगदी जो है पेड़ पौधों से मिलती है हमें। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपका ख भाग। फिर उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्दों का द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो क्या भाग है इसमें? संश्लेषित रेशे क्या क्या कहलाते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके पास ये पहला खाली स्थान है जो, और दूसरा खाली स्थान रेशे भी कहलाते हैं। यानी जो संश्लेषित रेशे हैं उनको हम क्या क्या कह सकते हैं? तो इनका आंसर आ जाएगा आपके पास ये क्या भाग है, मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे कहते हैं इनको। यानी संश्लेषित रेशों को हम मानव निर्मित रेशे भी कह सकते हैं और कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है ख भाग। तो ख भाग में क्या है? संश्लेषित कच्चे रेशे से संश्लेषित किए जाते हैं जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। यानी संश्लेषित रेशे जिस कच्चे सामान से बनाए जाते हैं उन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। तो यहाँ संश्लेषण भी आ सकता है, लेकिन पेट्रो रसायन आपने लिखना है, क्योंकि पेट्रोलियम से प्राप्त चीज़ों से ही हम उनको बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने पेट्रो रसायन लिखना है। फिर उसके बाद आपका ग भाग है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास बहुलक है। क्या है? बहुलक। तो ग का भाग का आंसर आ जाएगा बहुलक। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नाइलॉन
क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नाइलॉन रेशों से प्रबलता दर्शाती हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, नाइलॉन से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो हैं पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने और के लिए रस्सी, और नाइलॉन के रेशों से की प्रबलता को दर्शाते हैं। यानी पैरासूट के जो रस्से होते हैं और चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्से होते हैं वो नाइलॉन के बनाए जाते हैं, और इसी बात से ये पता लगता है कि वो बहुत मजबूत होते हैं। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संचालन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ बताइए। यानी हमने प्रमुख 3 लाभ बताने, यानी कि प्लास्टिक के डिब्बों में हम खाने का सामान क्यों रखते हैं, इसके लाभ। तो एक लाभ तो ये हो जाएगा इसका कि ये हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। और दूसरा लाभ ये है इसमें कि यह चिर स्थायी होता है, यानी ये डब्बे जो है लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि ये ख़राब तो होते नहीं, जब तक ये टूटते नहीं तब तक ये चलते रहते हैं। और ये मजबूत भी बहुत होते हैं, ये मजबूत भी होता है। ठीक है, प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, हल्के होते हैं, पारदर्शी होते हैं, और इनमें रखा हुआ सामान जो है उसके साथ ये अभिक्रिया भी नहीं करते। तो इस प्रकार से आप अनेक कारण लिख सकते हो। अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो कि प्लास्टिक के डिब्बे जो रसोई में यूज होते हैं सामान रखने में, तो वो क्यों करते हैं। पहले धातु के बर्तन रखते थे, लेकिन अब प्लास्टिक के ने सभी जगह ले ली है, सभी उनकी जगह पे। फिर उसके बाद है आपके पास थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर लिखना है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में देखो, पहले क्या है। पहला है इसमें, यह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, यानी थर्मोप्लास्टिक को हम अगर गर्म करें तो वो आसानी से दूसरे रूप में उसको ढाल सकते हैं, इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। यह ऊष्मा का सुचालक है, और इसका प्रयोग कंघियाँ बनाने में, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंघियाँ बनाने में करते हैं इसका उपयोग, खिलौने बनाने में करते हैं, और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया जाता है। यानी डिब्बे वगैरह बनाते हैं जो प्लास्टिक के, तो थर्मोप्लास्टिक के बनाते हैं। तो इसको गर्म करके आसानी से इसकी आकृति को चेंज किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, ऊष्मा का सुचालक है, और इसके प्रयोग से कंघियाँ, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करके इसे दोबारा किसी और रूप में नहीं डाल सकते हम, और इसको आसानी से नहीं मोड़ सकते। यह ऊष्मा का कुचालक होता है, और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है स्विच बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में, रसोई के बर्तनों के जो हत्थे होते हैं उनको बनाने में, फर्श की टाइलें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ठीक है, क्योंकि ये ऊष्मा की कुचालक होती है, तो इससे विद्युत के उपकरण भी बनाए जाते हैं, और रसोई के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल बनाए जाते हैं, ताकि जब वो गर्म हो तो उनको हैंडल से पकड़ के आसानी से उठाया जा सके। फिर 7वां क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? डेगची के हत्थे क्यों बनाते हैं? इसके डेगची के हत्थे यानी बर्तनों के जो हत्थे होते हैं वो क्यों बनाते हैं? या विद्युत प्लग या स्विच बोर्ड क्यों बनाए जाते हैं इसके? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। तो पहला लिखेंगे हम, डेगची के हत्थे क्यों बनाते हैं। तो डेगची के हत्थे बनाने के लिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ऊष्मा की कुचालक होती है ये,
और यह आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहन करने की क्षमता इसकी अधिक होती है, इसलिए इसके हम डेगची के हत्थे बनाते हैं, क्योंकि ऊष्मा की कुचालक होती है और जब बर्तन गर्म होता है तो हम उसके हत्थे को पकड़कर आसानी से उठा सकते हैं। जैसे आपके कुकर में आपने काला ब्लैक सा प्लास्टिक लगा हुआ देखा होगा, या जिस बर्तन में चाय बनाते हैं उसके हैंडल में आपने देखा होगा, या तवे आते हैं उनमें भी प्लास्टिक का हैंडल होता है, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो हैं हम ये भी बनाते हैं, ये स्विच बनाते हैं, स्विच बोर्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत की कुचालक है और यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का विद्युत शॉक से बचा सकती है। यानी जो स्विच है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, और कौन सी प्लास्टिक का? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। उसी का क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा की कुचालक है, विद्युत की कुचालक भी है, ऊष्मा की कुचालक भी है, इसलिए हम इससे वो बनाते हैं, विद्युत के प्लग बनाते हैं, स्विच बनाते हैं और बोर्ड बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। तो 8वें क्वेश्चन में आप क्या करोगे? देखो, तो ये 8वें क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे टेलीफोन यंत्र दिया हुआ है, प्लास्टिक के खिलौने, कुकर के हत्थे, ये चीज़ें हैं। तो इनमें से हमने छांटना है कि किसे पुनः चक्रित किया जा सकता है और किसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखो उत्तर आपके पास है, क्या भाग है? पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक खिलौने हैं, सामग्री लाने वाले थैले हैं, बॉल पॉइंट पेन हैं, प्लास्टिक के कटोरे हैं, विद्युत तारों के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है वो प्लास्टिक की कुर्सियाँ। यानी इसके अंदर वो सभी चीज़ें आएंगी जिनको गर्म करके हम गर्म करें और वो पिघल सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी, यानी उनसे हम दोबारा से कोई नई चीज़ बना सकते हैं, तो वो पुनः चक्रित किए जाने वाले पदार्थ हैं। और दूसरे पदार्थ कौन से हैं आपके पास? पुनः चक्रित न किए जाने वाले पदार्थ हैं, जैसे टेलीफोन यंत्र, टेलीफोन जिस प्लास्टिक का बना होता है, या कुकर के हत्थे हैं, विद्युत स्विच हैं, तो ये इनसे हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना तो पिघलते हैं और ना अगर इसको हम मोड़ें तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास स्विच। देखो होगा आपने, जब बिजली का स्विच टूट जाता है तो उसको ठीक नहीं कर सकते। फिर है, कोई गर्मियों में राना है, गर्मियों में कमीजें खरीदना चाहता है, सूती खरीदे या संश्लेषित, तो आप कैसी कमीज पहनना पसंद करोगे गर्मियों में? तो उसका ये है, जब गर्मियों में हम कमीजें डालते हैं तो गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदना चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े जो हैं जल्दी गर्म हो जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे हमें गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर हम सूती कपड़े पहनेंगे तो वो हवा को अंदर और बाहर आने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं, और जब पसीना सोख लेते हैं उसके बाद वो ठंडे लगने शुरू हो जाते हैं, जो हमें गर्मी से बचाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है इसने? उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है। यानी प्लास्टिक जो है वो वातावरण में गलता सड़ता नहीं है, तो इसका उदाहरण देके आपने बताना है। तो इसका आंसर है आपके पास, प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे या अन्य धातुओं की तरह वायु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, इससे उसका आसानी से संक्षारण नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है। यानी प्लास्टिक को जंग नहीं लगता, वो मिट्टी नहीं बनती प्लास्टिक इतनी आसानी से, उसको कई साल लग जाते हैं खराब होने में। तो ये इसका आंसर था। प्लास्टिक की संक्षारक प्रकृति के कारण
हम इससे बने पात्रों में अचार रख सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, दही रख सकते हैं, खट्टी चीज़ें इसमें आसानी से रख सकते हैं, अमल रख सकते हैं, अक्षार रख सकते हैं, तो क्योंकि ये असंक्षारक होती है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है 11वें प्रश्न में आप क्या कहोगे, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक ब्रशल, यानी जो आगे ब्रश के होते हैं जिनसे हम दांत साफ करते हैं, एक ही पदार्थ के होने चाहिए या अलग अलग के होने चाहिए? तो दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिशल एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल मजबूत होना चाहिए, सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना और चलाना आसान हो जाए। इसके विपरीत ब्रश के जो शूक हैं वो मजबूत एवं लचीले रेशों से बने होने चाहिए ताकि शूक भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ से ना बने और हमारे दांतों और मसूड़ों को वो नुकसान ना पहुंचाएं। इसी कारण से ब्रश के जो शूक हैं वो नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं और हैंडल प्लास्टिक से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो टूथ ब्रश है जो उसका हैंडल और उसके ब्रशल जो हैं वो अलग अलग पदार्थों के बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है, जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक से बचिए। 12वां प्रश्न है, इसके उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो इसका आंसर है, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है। यह बहुत उपयोगी पदार्थ है, परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात यह प्लास्टिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता। इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4R का सिद्धांत रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। एक तो है कि उपयोग कम करिए, यानी कम से कम उपयोग करें, उसका बार बार पुनः उपयोग करें, रीयूज, रिसाइकिल, यानी जब हम एक चीज़ का इस्तेमाल करके उसको फेंक देते हैं तो उससे नई चीज़ बनाओ और पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर कीजिए। ठीक है, और उसका प्रयोग ना ही करो, नो यूज भी आ सकता है इसमें, यानी प्लास्टिक का उपयोग ही ना करो, अगर करना भी पड़ गया बहुत कम करो, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। तो ये सिद्धांत है इसके। ठीक है, फिर उसके बाद है 13वां क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। पॉलीएस्टर, तो इसके उत्तर ही बता देता हूं मैं आपको। जो पॉलीएस्टर है उसके हम कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, पॉलीएस्टर के बने हुए जो कपड़े होते हैं उनमें बल नहीं पड़ते। टेफ्लॉन है, जो टेफ्लॉन खाना बनाने वाले पात्रों के जो थल्ले होते हैं उनमें हम टेफ्लॉन की एक परत से पेंट कर देते हैं अंदर की तरफ, जिससे भोजन जो पकता है उसमें बर्तन में तो वो उसकी परत पे नीचे नहीं जमता भोजन। कई बार आपने देखा होगा भोजन पकाते हुए जो बर्तन है उसके थल्ले काले हो जाते हैं, लेकिन जिनमें टेफ्लॉन होता है तो वो उसके थल्ले काले नहीं होते क्योंकि उसमें भोजन नहीं जमता। और रेयान जो है काष्ठ लुगदी से प्राप्त की जाती है, इसलिए हम इसे प्राकृतिक रेशा भी बोल सकते हैं। फिर है नायलॉन, जो है कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, नायलॉन से बने हुए कपड़े में भी बल नहीं पड़ते और पॉलीएस्टर के कपड़े से भी बल नहीं पड़ते। फिर उसके बाद है आपके पास संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है तो इसका क्या कारण है? असल में जो संश्लेषित रेशे हैं उनमें पेड़ पौधों से प्राप्त कोई भी चीज़ प्रयोग में नहीं लाई जाती। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वन बचाने में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता नहीं होती, जीवों का शिकार करने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए होती है।
तो संश्लेषित रेशे जो हैं रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं, ये रेशे वनों से नहीं प्राप्त होते। तो इसलिए वनों की बचत हो रही है। जब भी हम संश्लेषित रेशे बनाते हैं तो उससे पेड़ पौधों की, वनों की, वन्य जीवों की रक्षा हो रही है। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां लास्ट क्वेश्चन है, यह प्रदर्शित करते हुए क्रियाकलाप की थर्मोप्लास्टिक वो विद्युत का कुचालक है। जो तो इसका उत्तर है थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। कैसे दिखाएंगे? एक प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है, तो इन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जो अगर हम इनको गर्म करें तो वो मुड़ जाते हैं। एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता, परंतु इस क्रियाकलाप में से थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इसके लिए आप ये भी कह सकते हो कि विद्युत की तारों के ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है वो थर्मोप्लास्टिक का ही होता है बना। तो जब हम नंगी तारों को छूते हैं बिना उसके कवर को तो हमें बिजली का झटका लगता है। और लेकिन जब हम ऐसी तार को छूते हैं जिसके अंदर से बिजली भी जा रही है, करंट चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा हुआ है, लेकिन हमें उससे करंट नहीं लगता, तो इससे सिद्ध होता है कि थर्मोप्लास्टिक में विद्युत धारा नहीं गुजरती। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा अध्याय हो चुका है। इस वीडियो में ये अभ्यास के पूरे प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।